All right, guys, let's describe the wave. Lecture number 2, waves के चैप्टर का डिस्क्रिप्शन ऑफ वेव्स. आज इसमें हम लोग वेव के बारे में सारी चीजें पोस्टमार्टम करेंगे वेव का. तो बहुत सारी चीजें हम लोग जो है निकालेंगे, डिस्कस करेंगे. आपके सामने एक बेसिक सी ट्रांसवर्स वेव है. जो फर्स्ट थिंग हम लोगों ने पढ़नी है दैट इज द वेवलेंथ. उससे पहले मैं आपको बताना चलूं कि ये जो लाइन है ना, दिस लाइन, डॉटेड लाइन, ये अनडिस्टर्ब पोजिशन या मीन पोजिशन की लाइन. मीन पोजिशन एक ऐसी पोजिशन होती है जिसमें अभी तक वेव बनना शुरू नहीं हुई भी. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक रिपल टैंक या एक आसान लफ्जों में एक पानी की बकेट ले लेते हैं, ठीक है. बकेट ऑफ वाटर, ठीक है. एंड डेफिनेटली उसमें जो है बकेट ऑफ वाटर में पानी फिल्ड है, ठीक है. एंड दिस इज बेसिकली द फिल्ड वाटर. अब ये पानी में कोई वेव नहीं बनी. दिस इज बेसिकली द मेन पोजिशन ऑफ वाटर जिसमें अभी कोई भी वेव फॉर्म नहीं हुई. लाजमी सी बात है, जब वेव फॉर्म होगी तो इट वुड बी फॉर्म लाइक दिस. सम वाटर विल डिस्प्लेस अपवर्ड, डिस्प्लेस डाउनवर्ड्स. तो ये जो वाटर की मूवमेंट होगी इसको डिस्प्लेसमेंट कहेंगे. उस पर मैं भी आता हूं. अच्छा, अब जो वेव बनेगी, इस वेव में सबसे पहली टर्म हमारे पास है वेवलेंथ. इट इज द लेंथ ऑफ द वेव. इट इज बेसिकली द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव पॉइंट्स. तो एनी टू कंसेक्यूटिव पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को हम लोग वेवलेंथ कहते हैं. एंड दैट ऑन दैट नोट, अगर वेवलेंथ की बात करूं तो ये वेवलेंथ इज बेसिकली द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट. यू कैन टेक इट बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ट्रफ्स. चाहो तो स्टार्टिंग पॉइंट टू नेक्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट भी ले सकते हो. ये सारे डिस्टेंसेस हमेशा सेम आएंगे एंड दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द वर्ड, बाय द सिंबल ऑफ लैम्डा. लैम्डा के सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है. लैटिन सिंबल है लैम्डा, जिससे वेवलेंथ को रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है. एंड वेवलेंथ की डेफिनेशन अगर पेपर में पूछे तो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव पॉइंट्स, दैट इज आइडियली टू क्रेस्ट, ठीक है. यहां तो दो सक्सेसिव क्रेस्ट, और इट इज ऑलवेज मेजर्ड इन मीटर्स, ठीक है. तो इसका जो ऐसा यूनिट होता है दैट इज मीटर्स, ठीक है. ऐसा यूनिट इसका मीटर्स रहेगा. और जो हमारे पास इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट. तो ये हमारे पास जो है वेवलेंथ की डेफिनेशन हो जाएगी, ठीक है जी. टू कंसेक्यूटिव पॉइंट्स एंड एट पॉइंट्स, ठीक है. मूविंग ऑन. नेक्स्ट चीज जो हम लोगों ने डिस्कस करनी है दैट इज बेसिकली द फ्रीक्वेंसी. अच्छा, फ्रीक्वेंसी बहुत सिंपल सी टर्म है. इट्स एन इंग्लिश वर्ड एज वेल. फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि एक सेकंड में कितनी बार कोई काम होता है या कोई भी काम पर यूनिट टाइम कितनी बार होता है. दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ डूइंग समथिंग. लेट्स से माय फ्रेंड प्लेज फुटबॉल ट्वाइस अ वीक, तो उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ प्लेइंग फुटबॉल ट्वाइस है इन अ वीक ना. तो या फ्रीक्वेंसी एक मिनट में, लेट्स सपोज कोई मशीन चल रही है तो उसमें क्या फ्रीक्वेंसी है. अक्सर हम लोग गाड़ियों में जो है आरपीएफ की बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, साइकिल्स पर मिनट, साइकिल्स पर सेकेंड, या इस तरीके से रेवोल्यूशंस पर मिनट. तो फ्रीक्वेंसी इन वेव्स हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स जनरेटेड पर सेकेंड. एक सेकेंड में कितनी वेव्स बनती हैं, दैट इज बेसिकली नोन एज फ्रीक्वेंसी. नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स दैट आर जनरेटेड इन 1 सेकेंड, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी. एंड इट इज मेजर्ड इन हर्ट्ज. किस में मेजर होगी भाई? हर्ट्ज के ऐसा यूनिट में मेजर की जाती है फ्रीक्वेंसी. और इसका एक फॉर्मूला भी है दैट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम पीरियड. ये फॉर्मूला आप लोग अपने पास लिख लीजिएगा. वैसे तो लिखा हुआ है बट इसको वर्ड्स में भी लिख लीजिएगा. 1 ओवर टाइम पीरियड, ठीक है. ये हमारे पास हो गया. तो यार ये हमारे पास जो है फ्रीक्वेंसी का जो है ऐसा यूनिट हो. अच्छा, मूविंग ऑन फर्दर. अब हमारे पास जो है फ्रीक्वेंसी का यूनिट आ चुका है. फ्रीक्वेंसी क्या होती है हमें पता चल चुका है. नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड. वेवलेंथ की बात करें तो इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव पॉइंट्स ऑन अ वेव. ये दो बातें हम लोगों ने कर ली. नेक्स्ट टर्म हम लोग आएंगे दैट इज एम्पलीट्यूड. अच्छा, ये जो मीन पोजीशन थी ये रुकी हुई पोजीशन थी किसी भी पार्टिकल की. वेव की अनडिस्टर्ब पोजीशन थी. वाटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. अब जो पार्टिकल मूव होना शुरू हुए दैट बेसिकली दिस पार्टिकल्स डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर पोजीशन एंड दिस इज बेसिकली रेफर्ड टू डिस्प्लेसमेंट. अब हर वेव में या हर पर्टिकुलर एक वेव के अंदर कोई मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है. ये पार्टिकल मैक्सिमम उसमें कितना डिस्प्लेस हुआ, दिस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जिसको मैंने ए से यहां रिप्रेजेंट किया है, दिस इज रेफर्ड टू एज द टर्म एम्पलीट्यूड. इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी molecule or particle from its undisturbed or mean position.
तो एम्पलीट्यूड इज द हाइट ऑफ द क्रेस्ट या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कह लो, हाइट कह लो, डेप्थ ऑफ द ट्रफ, जितनी भी डेप्थ ऑफ द ट्रफ हो सकती है, सेम थिंग फ्रॉम अनडिस्टर्ब ऑफ द मीन पोजीशन, इट्स बेसिकली द एम्पलीट्यूड। आसान लफ्जों में ये एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है जो एक वेव कैरी कर रही होती। जितनी बड़ी एम्पलीट्यूड होगा उस वेव में उतनी एनर्जी होगी, डेफिनेटली इट वुड स्ट्राइक, तो वो उतनी एनर्जी जो आगे ट्रांसफर कर रहा होगा। तो एम्पलीट्यूड की बात याद रखिएगा, अगर इसकी मार्क स्कीम्स में डेफिनेशन पढ़ते तो इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द मेन पोजीशन, या हाइट लिख सकते हो, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हो, एनीथिंग दैट सूट्स यू, जो है आपकी ये एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन हो जाएगी। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, इट इज मेजर्ड इन मीटर्स या सेंटीमीटर्स, जो भी उसकी पर्टिकुलर यूनिट हो, बट मीटर्स उसका ऐसा यूनिट है जो एम्पलीट्यूड के लिए यूज होता है। अच्छा, देन हमारे पास टर्म आती है, द टर्म इज बेसिकली टाइम पीरियड। ठीक है जी, टाइम पीरियड की टर्म को डिस्कस करते हैं। ठीक है, मैं फेस पे भी आता हूं, टाइम पीरियड की बात करूंगा। टाइम पीरियड बेटा, एक वेव को बनने में टोटल टाइम कितना लगा, दैट इज बेसिकली द टाइम पीरियड। टाइम टेकन टू फॉर्म वन कंप्लीट वेव इज नोन एज द टाइम पीरियड, एंड द टाइम पीरियड इज मेजर्ड इन सेकेंड्स डेफिनेटली। तो एक वेव को बनने में जो टाइम लगता है, दैट इज नोन एज द टाइम पीरियड ऑफ द वेव। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी, और ये जो फॉर्मूले में हम लोग फ्रीक्वेंसी के टाइम पीरियड पढ़ते हैं वो यही टाइम पीरियड है, एक वेव को बनने वाला टाइम, दैट इज नोन एज द टाइम पीरियड। अच्छा, तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी के बेसिक फॉर्मूला हो गए, टाइम पीरियड हो गया। अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा जी, एम्पलीट्यूड के बाद बेटा हम लोग स्पीड ऑफ द वेव की बात कर रहे थे टाइम पीरियड के बाद। टाइम पीरियड में एक छोटी सी चीज और थी, अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व हो किसी भी वेव का, तो डेफिनेटली दो क्रेस्ट के दरमियान जो टाइम पीरियड होगा, दैट इज बेसिकली जो टाइम होगा इस पे, ये वो वेव को बनने का टोटल टाइम पीरियड होगा। तो ये भी कभी क्वेश्चन में यूज हो सकता है। एक आध क्वेश्चन मेरे पास है एग्जाम्पल के तौर पे, जो हम लोग डेफिनेटली पासवर्ड्स के साथ डिस्कस करेंगे। ये जो बुक मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, ये दिस इज अमेजिंग बुक। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो रहे हैं, और डेफिनेटली जब ये हाथ में होती है और साथ साथ बच्चा कर रहा होता है तो उसमें बहुत चीज़ें उसको आसान लगती हैं। तो ये आपको बहुत फ़ायदा देगी। जिस जिसको भी बुक चाहिए है, ये यहाँ जो है रिक्वायरमेंट है किताब की, वो ऑर्डर कर सकता है, हम लोग उसको भिजवा देंगे। नंबर आपकी स्क्रीन पे, मेरे एडमिन आपको बुक भिजवा देंगे। अच्छा, स्पीड ऑफ द वेव की बात कर रहे थे गाइस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव पर यूनिट टाइम, दैट इज बेसिकली स्पीड। डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ वेव फ्रंट पर यूनिट टाइम भी लिख सकते हो, क्योंकि वेव फ्रंट अभी डिस्कस नहीं किया तो मैंने वेव बोल दिया, सेम बात है। इसका फॉर्मूला होता है v is equals to f lambda, v is equals to f lambda, that means wave speed is equals to frequency of the wave times by that wavelength। इसकी छोटी सी डेरिवेशन हम लोग करते हैं। हमारे पास स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस ओवर टाइम होता है। इन फॉर वेव्स जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है वेव, दैट इज बेसिकली द वेवलेंथ। तो मैं इसकी जगह v is equals to lambda over t कह सकता हूँ। nobody would mind if I write this by like this। ये t हमारे पास टाइम पीरियड है, ठीक है, यहाँ पे भी t था, 1 ओवर टाइम पीरियड। इस 1 ओवर टाइम पीरियड को v बेसिकली इट्स नोन एज फ्रीक्वेंसी। तो हमारे पास जो स्पीड ऑफ द वेव होती है, दैट इज रेफर्ड बाय v इज इक्वल्स टू f लैम्डा, और ये आपके पास जो है इसकी फॉर्मूले की डेरिवेशन है, ये आपको पता होनी चाहिए, v इज इक्वल्स टू f लैम्डा, और ये आपके पास एक कंप्लीट जो है स्पीड ऑफ द वेव आ जाता है। तो ये भी फॉर्मूला जरूरी है। मूविंग ऑन, पहले बात वेव फ्रंट पे कर लेते हैं और फिर हम लोग फेस पे मूव करेंगे। वेव फ्रंट क्या होता है गाइस? दिस डिवाइस इन फ्रंट यू आर लुकिंग एट इज बेसिकली नोन एज अ रिपल टैंक, ठीक है। अ रिपल टैंक इज अ टेबल दैट हैज वाटर इन इट, और इसके अंदर यहाँ पे एक वाइब्रेटिंग सोर्स लगी होती है, दैट रिपल जनरेटर। इट मूव्स अप एंड डाउन, एंड बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट इसके अंदर वेव्स फॉर्म होना शुरू हो जाती है, ठीक है। फिर हम लोग उसको वेव को स्टडी करने के लिए यूज करते हैं। मैंने इसकी एक जो है जूम्ड इन वर्जन यहाँ पे बनाया हुआ है। दिस इज बेसिकली हाउ द वेव्स लुक फ्रॉम द टॉप व्यू ऑफ द वेव्स, इस तरीके से हमें नजर आ रहा होता है। एंड गाइस, ये जो हमारे पास की जो लाइंस है ना, दैट यू कैन इमेजिनरी लाइंस दैट यू कैन एक्चुअली ऑब्जर्व कि वो मूव हो रही हैं, वेव्स फॉर्म कर रही हैं। दीज लाइंस आर रेफर्ड टू वेव फ्रंट्स। इन लाइंस को हम लोग वेव फ्रंट का नाम देते हैं। दे आर इमेजिनरी लाइन that are joining all the points that are in phase। अच्छा, यहाँ पे एक in phase की टर्म है, मैं बताता हूँ, ठीक है। एक ऐसी, अब आसान लफ्जों में, इट इज एन इमेजिनरी लाइन दैट joins all the crest क्या लोगे तो वो भी बात सेम हो जाएगी। crest को ज्वाइन करने वाली लाइंस, ये हमारे पास वेव फ्रंट है।
ठीक है, यहाँ पे मैंने वेव फ्रंट्स को बनाया हुई है, क्रेस्ट को ज्वाइन करती हैं, ठीक है। बट इन फेज जो एक टर्म है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। एंड नाउ लेट्स सी व्हाट इज फेज एंड व्हाट इज इन फेज, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले फेज को समझने के लिए मैं यहाँ पे एक वेव फॉर्म करता हूँ, ठीक है जी। द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इज लाइक दिस, ठीक है। तो हमें ऐसा लगेगा कि ये पॉइंट डेफिनेटली जब ये पॉइंट मूव करेगा तो, और ये पॉइंट मूव करेगा, तो दीज टू पॉइंट्स विल बी मूविंग डाउन जब वेव चल रही है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। क्योंकि वेव पॉइंट्स, पार्टिकल्स की मूवमेंट ऐसे रहती है, एनर्जी इज ट्रांसफरिंग लाइक दिस। तो दीज टू पॉइंट्स, क्योंकि दे आर एट मैक्सिमम क्रेस्ट, ये दोनों एक साथ मूव करेंगे, ठीक है। सिर्फ समझने के लिए बात कह रहा हूं, परेशान नहीं होना, समझने के लिए बात कह रहा हूं बच्चों। अगर ये वेव पॉइंट इधर मूव कर रहा है तो ये वाला पॉइंट भी इधर मूव करेगा, ऑल्दो ऐसा नहीं होता, पॉइंट टू एंड फ्रो अप एंड डाउन मूव कर रहे होते, समझने के लिए बात कर रहा हूं कि दोनों क्रेस्ट में ये वेव अगर ऐसे फॉर्म हो रही है तो दीज टू पॉइंट्स विल बी एग्जिबिटिंग एग्जैक्टली सेम बिहेवियर, हेंस दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड इन फेज पॉइंट्स। ये दोनों पॉइंट्स इन फेज हैं, फेज सेम फेज पे मूव कर रहे हैं। सिमिलरली अगर मैं दो ट्रफ्स की बात करूं, अगेन दीज आर इन फेज पॉइंट्स, ये पॉइंट 2 और 4 और 1 एंड 3, 2 एंड 4 इन फेज है, 1 एंड 3 भी इन फेज है, बट 2 और 3 आपस में आउट ऑफ फेज है। When 2 will move up, 3 will move down. तो ऐसे दो पॉइंट्स जो एग्जैक्टली सेम बिहेवियर एग्जिबिट करते हैं, दे आर कॉल्ड इन फेज पॉइंट्स। दो क्रेस्ट, तीन क्रेस्ट, सारी क्रेस्ट आपस में इन फेज होती हैं, सारी ट्रफ्स आपस में इन फेज होती हैं, तो ये हमारे पास फेज कहलाता है। इस टर्म की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है आपके ओ लेवल्स और आईजीसीएसई के चैप्टर में, बट ये अगेन थोड़ा सा ये जो डेफिनेशन में वर्ड आया था तो मैंने इसको आपको डिस्कस कर लिया कि इन फेज पॉइंट्स सेम बिहेवियर एग्जिबिट करते हैं, आउट ऑफ फेज पॉइंट्स ऑपोजिट बिहेवियर्स एग्जिबिट कर रहे होते हैं। तो ये आपके पास जो है सारी डिस्क्रिप्शन ऑफ वेव्स थी। दीज आर ऑल द फीचर्स जो हम लोग वेव के अंदर डिस्कस कर रहे होते हैं, ठीक है। और जो है एक चीज इसमें जो लास्ट बात हम लोगों ने करनी थी उस पर मैं आगे मूविंग ऑन करूंगा, तो फिर चीजें हमारे पास आसान हो जाएंगी। अच्छा, अब हमारे पास मैंने आपके सामने एक रिपल टैंक का व्यू बनाया हुआ है, ठीक है। देयर इज अ साइड व्यू एंड देयर इज अ टॉप व्यू ऑफ द रिपल टैंक। यू कैन ऑब्जर्व ये वेव फ्रंट्स हैं, ठीक है। दो क्रेस्ट के दरमियान वेवलेंथ्स हैं, ठीक है। ये भी यहाँ पे वेवलेंथ है, यहाँ पे ये वेवलेंथ है, ठीक है। उसी का टॉप और साइड व्यू मैंने आपके सामने बनाया हुआ है। ये टॉप व्यू है, ये साइड व्यू है, ठीक है। अच्छा, देखिए बच्चों, अगर जो रिपल टैंक की वाइब्रेटर है, जो उसका रिपल जनरेटर है, अगर मैं उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ मोशन बढ़ाऊंगा तो जो वेव फॉर्म होंगी वो ज्यादा होंगी पर यूनिट टाइम। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से ज्यादा वेव्स फॉर्म होती, ठीक है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से जब ज्यादा वेव्स फॉर्म होती हैं तो जो वेव्स फॉर्म होती हैं उनकी वेव लेंथ कम हो जाती है। और अगर मैं स्लोली स्लोली अपने रिपल जनरेटर को मूव करूंगा तो वेव्स फॉर्म होंगी, उन वेव्स की जो वेवलेंथ है वो कंपैरेटिवली ज्यादा होगी। हमारा फॉर्मूला भी यही कहता है, v is equals to f lambda, that frequency is basically inversely related to wavelength. If I increase the frequency, the wavelength would reduce, and if I increase the wavelength, the frequency would reduce, and you can clearly observe that. जिधर फ्रीक्वेंसी कम है वहां वेवलेंथ ज्यादा है, और जिधर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है वहां वेवलेंथ क्या है, कम है। अच्छा, इसी का साइड और टॉप व्यू भी है। इस जो मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट दिया, इसकी सिग्निफिकेंस एक दो जो है क्वेश्चंस में पास्ट पेपर में यूज हुई है। वो जब यूज होगी तो आई विल रेफर बैक टू द नोट्स और आपको ये बात बेहतर तौर पे क्लियर हो जाएगी। तो बस एक जुमला फिलहाल याद रख लें कि एज फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस द वेवलेंथ डिक्रीजेस। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से वेव लेंथ कम हो जाती है। एंड ऑन दैट नोट हम लोगों की जो डिस्क्राइबिंग वेव का सेक्शन है, ये सेकेंड पार्ट इस चैप्टर का ये कंप्लीट होता है। इन द नेक्स्ट क्लास हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ वेव को डिस्कस करेंगे और उसको कंप्लीट भी करेंगे। स्टे ट्यून्ड, वीडियो को देखते रहिएगा। थैंक यू।